सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। महंगाई कंट्रोल करवा दो ताकि गरीब आदमी जी सके, जो ना घी खरीद सकता है, ना आटा, ना चीनी। हम कैसे मुतमईन होंगे जो रोजगार ही नहीं है हमारा, जो रोज खाने कमाने वाले हैं, बाल बच्चे वाले हैं, वो तो भूखे मर रहे हैं, तो कैसे मुतमईन हो गया आप लोग? पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकता, सब्जी अफोर्ड नहीं कर सकता, बिल्कुल मैं मुतमईन नहीं। इससे पहले नवाज शरीफ के दौर में हमारी तनख्वाह इधर 12,000 रुपये थी, उसमें हमारे घर का निज़ाम भी अच्छा चलता था, हमारा घरेलू निज़ाम बिल्कुल फिट चलता था। अगर आप 15,000 में पहले गुजारा कर रहे थे, आप 40,000 में भी नहीं कर सकते। तो सारों के सामने कितनी महंगाई है, गरीब बंदा तो मतलब आजकल क्या गुजारा करेगा, किस तरह करेगा? देखिए हुकूमत तो कोई भी हो ना, वो अपना करते हैं। टीपी के दौर में काम होते थे, अब तो कोई काम ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं और हुकूमत ये दावा कर रही है कि साबका हुकूमत चोरों का टोला थी। उनकी हुकूमत ने 3 सालों में स्याह तरीन दौर का खात्मा किया और रोशनी की उम्मीद पैदा की और अब पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में रियासत मदीना के तर्ज पर फलाही रियासत के क़याम की तरफ गामजन है। हुकूमत ने गरीब लोगों के लिए एहसास प्रोग्राम शुरू किया, हेल्थ कार्ड जैसी सहूलतें थीं, अपना घर और किसानों के लिए भी स्कीमें थीं, बेघर और मुस्तहिक लोगों के लिए पनागाहें और लंगर खाने कायम किए गए, माहौलियाती तब्दीलियों के असर को कम करने के लिए शजरकारी मुहिम चलाई गई। हुकूमती इक़दामात से मुल्क की मईशत बेहतर हुई और ज़र मुबादला के ज़खायर, बरामदात और तरसीलात ज़र में खातिर ख्वाह इजाफा देखने में आया। करंट अकाउंट खसारा तारीख की कम तरीन सतह पर है। हुकूमत के ये सब दावे अपनी जगह पर, लेकिन इदारा शुमारियात की रिपोर्ट तो कुछ और ही बता रही है। अगस्त 2018 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आने से पहले माली साल 2018 में मुल्क 5.5% की शरह के साथ तरक्की कर रहा था, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद तरक्की की यह शरह 166% कमी के साथ 2% पर आ गई। इसी तरह गुज़िश्ता माली साल में कोरोना के बाइस लगने वाले आलमी लॉकडाउन के सबब आलमी मईशत में सुस्त रवी का रुझान रहा, जिसका असर पाकिस्तानी मईशत पर भी देखने में आया और मुल्की तरक्की की शरह मजीद तनज़्ज़ुली का शिकार होकर -0.4% तक जा पहुंची। पाकिस्तान की मईशत में मनफी ग्रोथ इससे पहले 1951-1952 में देखी गई थी, यानी 70 साल बाद यह दोबारा हुआ। तहरीक इंसाफ के इन 3 सालों में डॉलर की कदर, पेट्रोल और दीगर अजनास की कीमतों में इजाफे से महंगाई और बेरोजगारी की शरह में इजाफे ने मुल्की GDP को मनफी तक ले जाने में बड़ा किरदार अदा किया। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत इख्तदार में आने के 1 बरस बाद ही पाकिस्तान की GDP भी 314 अरब डॉलर से 11% कमी के बाद माली साल 2019 में 278 अरब डॉलर पर आ गई थी। गुज़िश्ता माली साल के दौरान इसमें मजीद कमी हुई और GDP 263 अरब डॉलर पर आ गई, लेकिन रवा माली साल में लॉकडाउन में नरमी के बायस मुल्क की मईशत में कुछ बेहतरी आई है और GDP 12.5% तरक्की के साथ 296 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। यूं मौजूदा माली साल के दौरान मुल्की GDP में 33 अरब डॉलर का इजाफा देखने में आया है, लेकिन हुकूमत मुल्क चलाने के लिए जितनी तेजी से इस वक्त कर्जे ले रही है, इससे मुल्क की मईशत पर बोझ बढ़ता जा रहा है। हुकूमत के 3 सालों में मुल्की कर्जों में रिकॉर्ड 52% इजाफा हुआ है और मुल्क में इस वक्त मजमूई कर्जों में मार्च 2021 तक तकरीबन 15,600 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। स्टेट बैंक की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान का कुल कर्जा 45,470 अरब रुपए तक जा पहुंचा है। अगर माजी की हुकूमतों के अदवार में लिए गए कर्जों का मवाजना किया जाए तो जून 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आने से पहले पाकिस्तान का कुल कर्जा 6,691 अरब था और जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म हुई तो यह कर्जा बढ़कर 16,338 अरब रुपए तक हो चुका था। इसी तरह नून लीग के 5 सालों में यह मुल्की कर्जा बढ़कर 29 अरब 879 अरब रुपए तक पहुंच गया था। कर्ज वाजिबात के हवाले से हुकूमती आदाद-ओ-शुमार ये बताते हैं कि गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान हुकूमत के अंदरूनी कर्जे में 51% इजाफा हुआ है, जबकि बैरूनी कर्जे में 53% इजाफा हुआ। IMF से लिए जाने वाले कर्जे गुज़िश्ता 3 सालों में 57% बढ़े हैं और पाकिस्तान के कुल कर्जों में IMF का हिस्सा 1,165 अरब रुपए यानी सिर्फ 2.5% है। इसी तरह पाकिस्तान का कुल कर्जा मुल्क की GDP का 95.3% है,
जो कि जून 2018 में 86.3% पर था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक 2020 के इख्तिताम तक मुल्क का मजमूई बैरूनी कर्ज 116 अरब डॉलर से तजावुज कर गया था, जो कि गुज़िश्ता साल मार्च 2020 को 110 अरब डॉलर था। यानी एक साल के दौरान पाकिस्तान के ज़िम्मे मजमूई तौर पर वाजिबुल अदा कर्ज में 6 अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत में आने से पहले फीकस आमदनी 1652 डॉलर थी। अगस्त 2018 में तहरीक इंसाफ के हुकूमत संभालने के बाद मुआशी तनज़्ज़ुरी और पैसे की कदर में कमी देखने में आई, जिसका बराह रास्त असर फीकस आमदनी पर भी पड़ा और सिर्फ एक साल के दौरान फीकस आमदन 193 डॉलर्स कमी के साथ 1459 डॉलर्स पर पहुंच गई। और 2009 के बाद ऐसा पहली बार हुआ था कि पाकिस्तान में फीकस आमदनी में कमी देखने में आई हो। माली साल 2020 में फीकस आमदन मजीद 98 डॉलर्स कमी के साथ 1361 डॉलर्स पर आ गई, लेकिन गुज़िश्ता माली साल फीकस आमदन में बेहतरी आई और 182 डॉलर्स इजाफे के साथ ये 1543 डॉलर्स तक जा पहुंची। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 सालों में फीकस आमदन का मवाजना किया जाए तो इसमें 109 डॉलर्स की कमी वाक़ई हुई है, लेकिन 3 सालों के दौरान डॉलर की कीमत 109 रुपए से बढ़कर 160 रुपए से भी तजावुज करने की वजह से फीकस आमदन में 64,973 रुपए का इजाफा हुआ। इसी तरह माली साल 2018 में पाकिस्तान में अफराते ज़र की शरह 4.68% थी, जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 साल पर 8.4% तक पहुंच चुकी है। हुकूमत के इन 3 सालों में खाने पीने की अशिया की कीमतों में भी इजाफा हुआ है और बहुत होशरुबा इजाफा रहा और ऐसे आदाद शुमार सामने आए जिसमें बड़े वाज़े इजाफे देखे जा सकते हैं। चीनी और आटा स्कैंडल से चीनी और आटे की कीमतें कहां से कहां पहुंच चुकी हैं। विफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक अगस्त 2018 से अगस्त 2021 के दौरान चीनी औसतन 49 रुपये 92 पैसे फी किलो महंगी हुई। अगस्त 2018 में चीनी की औसत कीमत 55 रुपये 59 पैसे फी किलो थी, जो अब 105 रुपये 51 पैसे फी किलो तक जा पहुंची है। मौजूदा हुकूमत के इन 3 सालों के दौरान आटे का 20 किलो का थैला 362 रुपये 33 पैसे महंगा हुआ। 3 सालों में माश की दाल 95 रुपये 60 पैसे फी किलो महंगी हो गई। मसूर की दाल की कीमत में 43 रुपये 94 पैसे का इजाफा हुआ। मूंग की दाल 68 रुपये 86 पैसे महंगी हुई और चने की कीमत 29 रुपये फी किलो महंगी हो चुकी है। इसी तरह बकरे का गोश्त 337 रुपये 47 पैसे महंगा हुआ। गाय का गोश्त 169 रुपये 52 पैसे फी किलो महंगा हो चुका है। दूध की कीमत में 25 रुपये 89 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ और दही की कीमत 26 रुपये 78 पैसे बढ़ी है। इसी तरह फल और सब्जियों की कीमतों में भी कई गुना इजाफा देखने में आया है। लेकिन इन सब आदाद शुमार के बावजूद इस वक्त 3 साल के बाद हुकूमत यह दावा कर रही है कि तहरीके इंसाफ में हालात मुख्तलिफ हैं, मुल्क की मईशत अब मुस्तहकम हो चुकी है। इसके समरात आने वाले दिनों में अवाम तक भी मुंतकिल किए जाएंगे। ये कितना आसान होगा और ये जो आदाद शुमार इस वक्त हमने आपसे शेयर किए हैं, इन आदाद शुमार पर क्या आने वाले दिनों में हुकूमत काबू कर पाएगी? महंगाई में कमी करना जो हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज है, इस चैलेंज को हुकूमत कैसे पूरा कर सकती है? इन तमाम सवालात के जवाब जानते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ज़ाहिर है सबसे पहले जो सबसे बड़ा चैलेंज है इस हुकूमत के लिए इस वक्त बैरिस्टर साहब, वो मुल्क में महंगाई का है। एक आम आदमी जो 3 साल पहले चीनी और आटा बहुत कम रेट पर ख़रीदता था, आज वो कीमतें तकरीबन दुगनी हो चुकी हैं, जिससे एक आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद बहुत मुतासिर हुई है। हुकूमत को इसका इदराक है? इसके लिए कोई काम हो रहा है हुकूमती सतह पर बैरिस्टर साहब? मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको सबसे बड़ा चैलेंज हुकूमत का बड़ा डिक्लेयर कर दिया हुआ है और ये तकरीबन हर मीटिंग में, चाहे वो काबीना की हो या इकनॉमिक टीम की हो, और बजट से पहले भी और बाद में भी हर मीटिंग में और हर स्टेटमेंट में प्राइम मिनिस्टर साहब ने यही कहा है कि हमारा सबसे बड़ा चैलेंज जो है इस वक्त कीमतें कंट्रोल करना है। आप अगर बाकी जितनी डिफरेंट चीज़ें देखें, फॉरेन पॉलिसी के बारे में भी बात करें, कश्मीर के बारे में बात करें, आप इकनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में बात करें, आप जो लोगों के लिए फलाह बहबूद का काम हो रहा है उसके बारे में बात करें, कानून साजी के बारे में बात करें, वहाँ सारा कुछ पॉजिटिव है। ये एक इशू है जिसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है। लेकिन इसको अगर आप थोड़ा सा मैक्रो लेवल पे देखें, एक तो है आप माइक्रो लेवल की बात कर रहे हैं कि कीमतें आपने कुछ आइडेंटिफाई की जो ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन अगर आप मैक्रो लेवल पे देखें तो इकनॉमिक्स की सबसे ज़रूरी चीज़, सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी होती है वो है पॉलिसी।
जब पॉलिसी ठीक होगी, जब सिमत ठीक होगी, जब कश्ती इकोनॉमी की कश्ती सही राह की तरफ चल रही होगी, तो फिर अल्टीमेटली उसका आहिस्ता आहिस्ता लेकिन अल्टीमेटली फाइनली उसका फायदा अवाम तक पहुंचेगा। ट्रिकल डाउन इफेक्ट, ये बजट जो आया इसमें भी यही एम की गई कि हम एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट के जरिए जो इकोनॉमी बेहतर हो रही है उसका फायदा जो आम आदमी है उस तक भी पहुंचाएं। उसको रिजल्ट ओवरनाइट नहीं होता, ये लो हैंगिंग फ्रूट नहीं होता कि आप एकदम इसको आपको फल चख सकते हैं। ये इसी तरह है जिस तरह के आपने पौधा लगाया है और उसको टाइम लगेगा फल देने में। इकोनॉमी का भी यही असूल होता है, आप पॉलिसीज पहले दुरुस्त करें और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पॉलिसीज अब दुरुस्त हो गई हैं, इसके बाद उसका रिजल्ट आना शुरू होगा। तो ये इसमें आप दुरुस्त कह रहे हैं कि एक शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए, माइक्रो लेवल पे देखा जाए तो इश्यूज हैं, लेकिन अगर आप इसको मैक्रो लेवल पे देखें, आप इसको फ्यूचर के लिए देखें, तो सबसे पहले आपने देखना होता है कि पॉलिसी ठीक है कि नहीं। अगर पॉलिसी ठीक है तो आपको इत्मीनान हो जाता है कि हाँ एक सही सिमत इकोनॉमी जा रही है। तो इंशाल्लाह इकोनॉमी सही सिमत जा रही है, कीमतें अल्टीमेटली कंट्रोल हो जाएंगी। तो वैसे साहब आप कह रहे हैं कि आपको वादे करता चलूं, ये बहस शायद एक बहस के तौर पे है, शायद उसका प्रैक्टिकल इतना इफेक्ट नहीं, लेकिन अगर आप कंपेयर करें हमारे प्राइसेस को, जो हमारे खिते के प्राइसेस हैं उनके साथ जो बाकी ममालिक में हैं, नेबरहुड में भी और इससे दूर भी, तो उनके मुकाबले में हम फिर भी बहुत बेहतर हैं अगर आप एक एक चीज को आइटम वाइज कंपेयर करें। लेकिन वैसे साहब जब ये हुकूमत में आने से पहले जब इलेक्शन कैंपेन की गई थी तो उस वक्त माजी की हुकूमतों को करप्ट बताया गया था, उस वक्त नेबरहुड को करप्ट नहीं बताया गया था। तो कीमतों का मवाजना वो जो माजी की हुकूमतें थी उनके अदवार से किया जाएगा कि 55 रुपये किलो चीनी मिल रही थी, 32 रुपये किलो आटा मिल रहा था। इस हुकूमत के दौर में चीनी का स्कैंडल आया, आटे का स्कैंडल आया, दवाओं का स्कैंडल आया। अगर ये पॉलिसी अब दुरुस्त हो गई है तो उन स्कैंडल्स में जो किरदार थे जिन पर कोई कसूर साबित हुआ, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और हुआ तो अब तक इनमें से कितनों को सजाएं मिल चुकी हैं, उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जिनको काबीना से निकाला जा चुका है? देखिए जहां तक आप बात कर रहे हैं शुगर क्राइसिस की या आटे के क्राइसिस की या जितने भी मेडिसिन क्राइसिस, पहली बार आप ये देखते हैं कि पहली बार किसी हुकूमत ने एक्चुअली कमीशन बनाने के बाद कार्रवाई शुरू की है। अब फिर वो बात आ जाती है कि जब आप कार्रवाई शुरू करते हैं तो आपने हर पार्टी को इंसाफ देना है, आपने प्रोसिक्यूट करना है लेकिन फेयर ट्रायल के जरिए करना है, यानी कि उसको पूरी कार्रवाई करनी है उसके खिलाफ कि इन्वेस्टिगेशन भी बिल्कुल आज़ाद और दुरुस्त हो और जो उसका केस उसके खिलाफ चले वो भी बिल्कुल आज़ाद तरीके से चले और दुरुस्त तरीके से चले। तो उसको अगर मद्देनजर रखें तो आप देखेंगे इस वक्त शुगर माफिया या शुगर जो क्राइसिस हुआ था, जो लोग उसमें मुलविस हैं या जिनके खिलाफ इल्जाम है, उनके खिलाफ 4-5 ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कर रही हैं एफर्ट। सीसीपी अभी आप देखेंगे सीसीपी ने 40 बिलियन रुपीस का उनके खिलाफ एक फैसला दिया है, शुगर मिल्स हैं उनके खिलाफ। आप अगर नैब को देखें तो वो अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी कर रही है, वो उस पर कार्रवाई हो रही है। एफसीसीपी को देखें तो उन्होंने फैसले दे दिए हैं, वो भी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। अगर आप देखें तो FIA ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और प्रोसिक्यूशन भी हो रही है। इन सारी इन्वेस्टिगेशंस और प्रोसिक्यूशंस का फायदा क्या है जबकि चीनी आज भी 105 रुपए किलो बिक रही है, जो 50 रुपए का उसमें इजाफा हुआ वो एक दिन के लिए भी कम नहीं हो पा रहा, प्राइम मिनिस्टर के नोटिस के बावजूद ये सब मुमकिन नहीं हो पा रहा। तो फिर ये कैसी पॉलिसी साजी है, ये कैसी इन्वेस्टिगेशन है जिसका फायदा एक आम आदमी को नहीं मिल पा रहा? फायदा तो अभी भी शुगर मिल्स को ही हो रहा है। जी देखें, अब शुगर का एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, एक हिस्सा एक रुख है उसका जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। शुगर का रॉ मटेरियल होता है शुगर केन। अब जिस प्राइस पे आप शुगर केन खरीदेंगे, अगर वो प्राइस अच्छा होगा तो किसको फायदा होगा? फार्मर को, और फार्मर इस वक्त खुश है। अब जब फार्मर को आप एक रॉ मटेरियल का प्राइस एक खास कीमत का देंगे तो फिर शुगर ने भी प्राइस के मुताबिक कुछ तो उससे ज्यादा प्रॉफिट तो कमाना ही है शुगर मिल से, तो उसको आपको बिल्ड इन करना पड़ेगा जो फाइनल शुगर का प्राइस होता है। अब ये आपका दुरुस्त बात है कि अगर होर्डिंग हो रही है और अगर होर्डिंग करने के बाद मार्केट की मैनिपुलेशन के जरिए प्राइस को बढ़ाया जा रहा है तो वो बिल्कुल गलत बात है। और उसके ऊपर आपने देखा कि सीसीपी ने ऑलरेडी उनको 40 बिलियन का एक जो कंट्रोल करती है, जो प्राइस को देखती है मैनिपुलेशन को, उस ऑर्गेनाइजेशन ने, उस इंस्टीट्यूशन ने 40 बिलियन का एक तरह से जुर्माना उनको अदा करना पड़ेगा। वो जो
जहां तक होर्डिंग के बगैर अगर चीनी का प्राइस बढ़ रहा है तो वो तो मार्केट फोर्सेस की वजह से बढ़ेगा। वो तो वो इकोनॉमिक्स है। तो वैसे सब जाहिर है कि आप कह रहे हैं कि हुकूमत ये कंट्रोल समझ रही है कि इस वक्त इस मुल्क का किसान खुश है, लेकिन ओवरऑल सारे किसान भी खुश नहीं है, जमींदार खुश नहीं है। मैं और आप भी अगर 100 से ज़ायद रुपए फी किलो चीनी खरीदें तो हम भी खुश नहीं है। हुकूमत को किसी एक तब्के को तो नहीं खुश करना, सबको खुश और मुतमईन करना है, सबको साथ लेकर चलना है। तो आप सिर्फ किसान के बारे में तो नहीं सोच सकते। कर रहा हूँ वो यही है कि कुछ चीजें आपको जब प्राइस की बात करते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो कि मार्केट फोर्सेस कंट्रोल करती हैं, वो एक नेचुरल उसकी टेंडेंसी है। कुछ कीमत बढ़ाई जाती है होर्डिंग की वजह से। होर्डिंग को कंट्रोल करना हुकूमत का काम है और वो कंट्रोल हो रही है। उन सबके जिसने होर्डिंग जिस चीज के खिलाफ इल्जाम है वो तो वैसे सब इसका मतलब जो गुज़िश्ता दौरे हुकूमत था, उस हुकूमत ने ये होर्डिंग्स और ये सारे मामला अपने कंट्रोल में रखे हुए थे, बहुत बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे थे, जो चीज़ों की कीमतें कंट्रोल में थी। मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूंगा। किसी हुकूमत ने मेरी नजर में होर्डिंग के खिलाफ एक्शन नहीं दिया। किसी हुकूमत ने किसी ऑर्गेनाइजेशन, शुगर मिल्स हो गई या कोई और एसोसिएशन हो गई जो कि कार्टेल बनाती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। ये पहली बार हुआ है कि ऐसी बात हो रही है ताकि फ्यूचर में मुस्तकबिल में ये चीजें रुक सकें। तो मेरा ख्याल है ये आपको क्रेडिट देना पड़ेगा इस हुकूमत को कि जहां तक जरूरत है एक्शन लेने की वो ले रही है। अब जहां तक इशू है प्राइस उसके बावजूद बढ़ रहा है। और वैसे तो ये जो थर्ड पार्टी यानी ये जो ब्रोकर्स होते हैं, जाहिर है ये ना अनाज उगाने वाले होते हैं ना ये खाने वाले होते हैं, लेकिन इनका जो प्रॉफिट है वो मुस्तकिल बढ़ता जा रहा है। तो ये इस पर हुकूमत इन लाइंस पर क्या काम कर रही है? अभी तक कितने ऐसे ब्रोकर्स को पकड़ा गया, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है? अगर आप बजट की जो पॉलिसी है जो कि पार्लियामेंट ने भी पास कर दी है सारे अब बजट को, उसको अगर आप देखें तो उसमें एक बहुत अहम एक फैक्टर था प्राइस कंट्रोल करने के लिए जो इंट्रोड्यूस किया गया है, और वो है जो मिडिल मैन, जो एक फार्मर और जो फाइनल जो कंज्यूमर है उसके दरमियान जो एक मिडिल मैन होता है जो एक्चुअली पैसा बनाता है, उसको खत्म करने के लिए डायरेक्ट फार्मर टू कंज्यूमर एक पॉलिसी बनाई गई है जो कि इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गई है और आप उसका रिजल्ट देखेंगे बहुत जल्द। उसमें पूरी तरह काम हो रहा है। होता ये है अगर आपने कभी थोड़ी सी भी कुछ अनाज उगाया हो तो आपको ये पता होगा कि आप बेशक प्राइस बेचें उसको 100 रुपए पे, वो बाय द टाइम कंज्यूमर तक पहुंचती है वो 400 रुपए की हो जाती है, क्योंकि मिडिल मैन, और मिडिल मैन भी एक नहीं, मिडिल मैन भी बहुत सारे होते हैं, एक हर स्टेप पे वो अपना प्रॉफिट ऐड करके कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। लेकिन अगर फार्मर टू कंज्यूमर डायरेक्ट हो जाए तो फिर वो मिडिल मैन निकाल दें तो प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, क्योंकि बीच में प्रॉफिट कमाने वाले निकल जाते हैं। ये वैसे सब जाहिर है ये जाहिर है एक सिर्फ शुगर के इस वक्त हम इस टॉपिक पे हमने ये बात की, फिर इस दूसरे भी इश्यूज हैं। जाहिर है आटे की कीमत भी अपनी जगह पर है, मेडिसिन स्कैंडल भी हुआ, कुछ लोगों को हटाया गया, फिर उनको वापस काबीना में ले लिया गया। क्या उनको क्लीन चिट दे दी गई थी? वो कहीं उस पूरे क्राइसिस में मुलव्विस नहीं थे, और अगर नहीं थे तो फिर वो जो कीमतें उनके दौर में बढ़ी थी फिर वो वापस क्यों नहीं हुई? ये बहुत सारे सवालात 3 साल के बाद भी हुकूमत के लिए खड़े हुए अपनी जगह पर। जी, मुझे तो जो नजर आता है वो कुछ इस तरह है कि जहां जहां जो पकड़ा गया जिसके खिलाफ बेशक इल्जाम भी हो, जब तक साबित नहीं होता इल्जाम वो इल्जाम ही रहता है, लेकिन अगर इल्जाम भी हो तो उनको उनके खिलाफ एक्शन लिया गया, चाहे वो पार्टी में हो या ना। और उसमें आपने देखा कि बहुत सारे लोगों ने रिजाइन किया, कुछ बहुत सारों को रिमूव किया गया, जिस तरह खबर आई या इल्जाम लगा। हालांकि होना ये चाहिए था कि वो इल्जाम जब तक साबित ना हो तब तक नहीं एक शख्स को निकाल सकते, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ इतना ट्रांसपेरेंसी की खातिर इल्जाम पे भी निकाला गया। तो ये अच्छी रवायात हैं जो रखी जा रही हैं, और उम्मीद है कि अगर आप कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट का मुझे बताएं तो मैं उसका जवाब दे सकता हूं, लेकिन जनरल तो मैं यही जवाब दूंगा इसका। तो वैसे मेडिसिन का जो स्कैंडल था उसका मैं जिक्र कर रहा था। आमिर कियानी साहब को पहले उस स्कैंडल के सामने आने के बाद हटाया गया, फिर वापस उन्हें काबीना में शामिल कर लिया गया, तो वो अभी तक वो स्कैंडल। आमिर कियानी साहब शायद काबीना में शामिल नहीं है। अच्छा, जहां तक मुझे इल्म है उसके बाद काबीना का हिस्सा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें कोई बड़ी अहम जिम्मेदारी उसके बाद दे दी थी, उस स्कैंडल में उनका नाम सामने आने के बाद भी कुछ 3-4 माह के लिए उनको हटाया गया, तो अब फिर उन्हें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई थी। अब ये मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुझे नहीं पता, शायद वो पार्टी में हूँ लेकिन वो हुकूमत में शायद नहीं। लेकिन उस स्कैंडल का अभी तक कोई रिजल्ट भी सामने नहीं आया ना, कि वो स्कैंडल, वो जो दवाओं की कीमतें बढ़ी थी वो क्यों बढ़ी थी,
फिर हुकूमत ने नोटिस तो ले लिया था लेकिन वो अभी तक रिवर्स नहीं हुई हैं वो कीमतें। जहाँ तक वो इल्ज़ाम का ताल्लुक है, जिसका मैंने कहा कि वो अगर वो इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ उनके खिलाफ तो फिर वो इसका मतलब है कि इनोसेंट हैं अंटिल प्रूवन गिल्टी। लेकिन उसकी कार्रवाई क्या हुई थी या क्या नहीं हुई थी वो मुझे इल्म नहीं है कि एग्जैक्टली उसमें रिजल्ट क्या हुआ उस कार्रवाई का या इन्वेस्टिगेशन का। लेकिन इतना मुझे जरूर पता है कि उनको सिर्फ इल्ज़ाम के बिना पे उनको रिमूव किया गया था और उसके बाद वो काबीना में अभी तक मुझे जहाँ तक इल्म है शायद वो नहीं। अच्छा बैरिस्टर साहब, फिर ज़ाहिर इन 3 सालों में जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं, ज़रा पॉलिटिकली थोड़ी सियासी बात कर लेते हैं, उसमें भी अगर सारे इलेक्शंस को काउंट किया जाए तो ज़्यादा में आपको शिकस्त हुई है। ये पिछला सियालकोट वाला एक वो कुरम एजेंसी वाला आपने ज़रूर जीता, लेकिन वो जब PDM बनी, तमाम अपोजिशन जमातें मुत्तहिद हुई तो उन्होंने आपको सियासी तौर पर बड़ा नुकसान पहुँचाया। उस दौरान सेनेट इलेक्शन से पहले जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए उन तमाम में हुकूमत को शिकस्त हुई। उस शिकस्त की क्या वजूहत है? अवाम में अब वो आपकी पॉपुलैरिटी नहीं रही, शायद ये महंगाई एक फैक्टर है, या अवाम अब कहीं ऑल्टरनेट ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं इस दौर में हुकूमत से तंग आकर? ये देखिए, जिस तरह का हमारा पॉलिटिकल सेटअप है, 3-4 चीज़ें इसमें बहुत ज़रूरी होती हैं हर इलेक्शन में। नंबर 1, कैंडिडेट कौन है। नंबर 2, उसकी प्रेपरेशन कैसी है इलेक्शन के लिए। नंबर 3, जो अपोजिंग कैंडिडेट है उसमें कोई डिवीजन तो नहीं है, उसकी क्या अवाम में उस पर्टिकुलर कैंडिडेट की अवाम में कितनी इज्जत है और कितना इन्फ्लुएंस है। और फिर उसके बाद पार्टी भी एक फैक्टर होती है और उसके साथ साथ फिर एक ये भी देखना पड़ता है कि दूसरी साइड पे सारे एक साथ तो नहीं हो गए उस पर्टिकुलर इलेक्शन के लिए। तो ज़िमनी इलेक्शंस को आप इस एंगल से देखते हैं। और मैं जो डिफीट बिल्कुल हुई इसमें हकीकत है कि ज़िमनी इलेक्शन में ज़्यादातर में PTI हारी और उसकी हर इलेक्शन में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हारने की जो वजूहात हैं वो इन्हीं 4-5 फैक्टर्स के साथ हैं। लेकिन जो मैं ज़िमनी इलेक्शन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता जितना मैं नेशनल इलेक्शन को देखता हूँ। और नेशनल इलेक्शन जो हुआ है ज़िमनी इलेक्शन के बाद वो हुआ है आज़ाद कश्मीर। और आज़ाद कश्मीर में जो एक नेशनल लेवल पे इलेक्शन होता है उसमें एक डिफरेंट चीज़ होती है, उसमें पार्टी की कितनी इज्जत है उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो आज़ाद कश्मीर में जो विक्ट्री हुई है ये रिफ्लेक्ट करती है कि लोग मुतमईन हैं, ये रिफ्लेक्ट करती है कि PTI की मकबूलियत पिछली बार से भी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि जो उनको इलेक्शन में इस बार का रिजल्ट PTI को मिला है आज़ाद कश्मीर में वो पिछले इलेक्शन में नहीं था। तो आप इसको जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन है इसको एज एन एग्जाम्पल लें नेशनल इलेक्शन जो आ रहा है उसके लिए और उसको फिर कंपेयर करें। ज़िमनी इलेक्शन तो जैसा मैंने कहा 4-5 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और वो जो इन कॉन्स्टिट्यूंसीज में इलेक्शन हुआ उसमें वो 4-5 फैक्टर्स। जबरदस्त ज़ाहिर नेशनल इलेक्शन पर ये जो माइक्रो लेवल के इश्यूज होते हैं फिर ये भी बड़े असरअंदाज हो सकते हैं। इन 3 सालों में हमारे मुल्क पर कर्जा तकरीबन 15,500 अरब रुपए बढ़ चुका है। अब ये कर्जा क्यों बढ़ रहा है जबकि दूसरी तरफ मुल्क में जो महंगाई है वो भी अपनी जगह पर मौजूद है? आने वाले 2 सालों में कोई बेहतरी इन तमाम चीज़ों में होती हुई नज़र आएगी? जब आप इलेक्शन में आवाम के पास जाएंगे तो ये आदाद शुमार नीचे की तरफ आते नजर आएंगे कुछ? मेरे ख्याल के मुताबिक अब जो इलेक्शन आ रहा है इसका बहुत सारा फैक्टर जो है वो इकोनॉमी पे डिपेंड करेगा और जिस तरह इकोनॉमी इम्प्रूव करेगी इंशाल्लाह बेहतर होगी, उस तरह आप देखेंगे कि इलेक्शन के ऊपर भी उसका असर फेवरेबल होगा PTI के लिए। आप बिल्कुल आपने बहुत मेरा ख्याल है इसको यू हिट द नेल ऑन द हेड जब आपने ये कहा कि इकोनॉमी ही अब डिपेंड करेगा, इकोनॉमिक फैक्टर्स ही डिपेंड करेंगे इलेक्शन के रिजल्ट पे। और ये इसीलिए जितनी एफर्ट्स हो रही हैं इस वक्त हमारी तरफ से वो इकोनॉमी को दुरुस्त करने के लिए, बाकी चीज़ें तो अपनी बेहतर हो ही गई हैं वो तो नज़र आ रहा है और वो उसमें तो बहुत मैसिव इम्प्रूवमेंट्स हैं। ये इकोनॉमी एक फैक्टर है जिसको इस वक्त हम टैकल कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे से, और बता रहे थे कि मुख्तलिफ सेक्टर्स में इन 3 सालों में हुकूमत ने बहुत इंप्रूव किया है, लेकिन इकॉनमी एक ऐसा फैक्टर है जिसको अगले इलेक्शन तक मजीद बेहतर करना होगा। एक ब्रेक के बाद कुछ अपोजिशन रहनुमाओं की इस पर राय जानेंगे कि इन 3 सालों में हुकूमती कारकर्दगी को वो कैसे देख रहे हैं।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले बैरिस्टर अली जफर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और इन 3 सालों में वो बता रहे थे कि अब मईशत मुल्क की मुस्तहकम होने जा रही है। जो एक बुरा वक्त था 2-2.25 साल का वो हुकूमत ने गुजार लिया है, लेकिन अब ये भी हकीकत है कि मुल्क पर जो कर्जा था वो मजमूई तौर पर तकरीबन 15,500 अरब बढ़ चुका है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान माजी की हुकूमतों के कर्जे से मुतालिक बताया करते थे, लेकिन उनके अपने दौरे हुकूमत में ये कर्जा मुस्तकिल बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, आवाम पर महंगाई का बोझ हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। अब इस सूरत हाल में ज़ाहिर 1 साल पहले तमाम अपोजिशन जमातों ने मिलकर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनाई थी, उसने एक तहरीक चलाई, लेकिन अब वो भी तकसीम हो चुकी है। अब इन 3 सालों की कारकर्दगी अपोजिशन जमातें किस तरह से देख रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे ही गुफ्तगू करते हैं। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये 2 रोज़ पहले हुकूमत के 3 साल मुकम्मल हुए। इस 3 साल में जो उन्होंने बेहतर किया वो काम वो गिनवा रहे हैं कि जी हम मईशत को अब बेहतरी की तरफ ले जा रहे हैं, इम्प्रूवमेंट आ रही है, GDP 5.5 से गिर कर गो के अभी भी 4 के आसपास घूम रही है, लेकिन वो इसको भी अपनी अचीवमेंट कह रहे हैं कि पिछले 1-1.5 साल कोविड की वजह से गुजर गया, उससे पहले हालात बहुत मुश्किल थे। तो कायरा साहब, किस तरह से तज्जिया करेंगे इन 3 सालों की कारकर्दगी का? देखिए, किसी भी हुकूमत की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए कुछ बुनियादी अशिया को देखने की जरूरत होगी। नंबर 1 कि मुल्क के अंदर बेरोजगारी की सतह क्या है। नंबर 2 महंगाई की सतह क्या है। नंबर 3 पाकिस्तान के क्या मजबूरी कर्जे बेहतर हुए खराब हुए हैं। नंबर 4 क्या पाकिस्तान की नेशनल प्रोडक्ट यानी आपकी एग्रीकल्चर इनकम और इंडस्ट्रियल इनकम बेहतर हुई है, प्रोड्यूस बेहतर हुई है, या आपका रेवेन्यू बहुत बेहतर हो गया। कोई चीज तो बेहतर होनी चाहिए ना, जिससे आपको इंडिकेटर समझ आ सके, और वो भी अपने कंपैरेटिव टर्म में बातें करें, क्योंकि पाकिस्तान को स्टेबल मुल्क तो नहीं है। हमारे यहाँ तो हालात कभी किसी वक्त बदल सकते हैं। 2008 में हमारी हुकूमत आई थी, मुल्क दहशतगर्दी का शिकार था, बहुत बुरे हालात थे, कोई पाकिस्तान आने को तैयार नहीं था, ना कोई इन्वेस्टर आता था, ना कोई खरीदार आता था। पाकिस्तान गंदम भी इंपोर्ट करता था, चीनी भी इंपोर्ट करता था, दालें भी इंपोर्ट करता था, महंगाई बेपनाह थी, आलमी मंडी में तेल की कीमतें कहां से कहां चली गई। 2009 में आलमी रिसेशन आ गया, तो सारे हालात हमारे खिलाफ हुए। और फिर पाकिस्तान का आलम ये था कि कभी बाजौड़ फतह हो रहा है, कभी बालाकोट फतह हो रहा है, कभी सवात पे पाकिस्तान का झंडा उतर रहा है, हमारा GHQ अंडर अटैक है, हमारे थाने अंडर अटैक है, हमारी इमाम बारगाहें मसाजिद अंडर अटैक है। उन हालात में हमने पाकिस्तान को 1 साल में 2008 में हम गंदम चीनी चावल गंदम चीनी दालें इंपोर्ट कर रहे थे, और 1 साल के बाद 2009 में हम खुद कफील थे, और 2010 में हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। बम्पर क्रॉप्स उसको कहते हैं। किसान को सही मानों में खुशहाली मिली, लोगों को बेरोजगारी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए डायरेक्ट सब्सिडियां देने का, या एक पुअर ऑफ द पुअर जो है उसको सपोर्ट फराहम करने का एक प्रोग्राम शुरू किया गया, जो दुनिया में माना गया। आज उसका नाम आप एहसास प्रोग्राम रख ले, कल कोई और नाम रखा जाए तो उसके माने नहीं। बेसिकली खबर किसने दिया आपको। तीसरा, चौथी गुजारिश ये है कि रोजगार कहाँ दिए। इस गवर्नमेंट के आने के बाद 2 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। 7 लाख रोजगार छिन गया, देना तो क्या था, छिन गया। अब सवाल यह है कि कह रहे जी हमारा GDP बहुत अच्छा है। भाई GDP बहुत अच्छा है तो पाकिस्तान आज भी गंदम इंपोर्ट कर रहा है, आज भी चीनी इंपोर्ट कर रहा है, और आप रिकॉर्ड फसलें भी पैदा कर रहे हैं, सब कमाल कर रहे हैं ना। इसी तरह हमारे जब तेल में जी $25.5 अरब की हमने एक्सपोर्ट्स की। खैर साहब, ये ज़ाहिर तमाम नुक्ते आपने बड़ी तफसील से इनकी वजाहत की, लेकिन जो पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत था, जब आप अपना 5 साल का इक़्तिदार मुकम्मल करके गए तो मुल्क का कर्जा उस वक्त भी बढ़ता रहा, फिर नून लीग की हुकूमत आई, वो भी कंट्रोल नहीं कर सकी। कंट्रोल इस हुकूमत से भी नहीं हो रहा, लेकिन माजी की हुकूमतें भी ज़ाहिर उसको नहीं कंट्रोल कर सकी। वो अलग बात है कि इस हुकूमत ने दावे बहुत बड़े बड़े किए थे और फिर अब उन पर अमल दरामद खासा मुश्किल दिखाई दे रहा है। ये जो कोविड वाला पिछला ये 1.5 साल गुजरा, क्या ये फैक्टर आप समझते हैं कि ये है इस वक्त मुल्क की मईशत की जो ख़राब सूरत हाल है उसमें? बहरहाल ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि इस हुकूमत में ये 1.5 साल कभी लॉकडाउन कभी कारोबार खुल रहा है, इसने भी मईशत पर गहरे असरात मुरतब किए हैं। देखिए,
ये सूरत हाल तो हिंदुस्तान के साथ हमसे बहुत बुरी हुई, ये तो यूरोप के साथ भी बहुत, ये बांग्लादेश के साथ, लेकिन उनके यहाँ इसके इम्पैक्ट्स ये नहीं आए। बहरहाल ये बात बहरहाल दुरुस्त है कि इनको एक हद तक मामला है, इसका असर जरूर होगा। ये कहना कि इसका असर नहीं है, ये मुनासिब नहीं होगा। लेकिन अगर आप दूसरों की कारकर्दगी को देखना होगा तो फिर आपको ये भी बताना होगा कि पीपल्स पार्टी के दौर में दहशतगर्दी इंतहा पे थी। हमारे ना हुक्मरान महफूज थे, ना हमारे फौजी महफूज थे, ना हमारे तबाही वो थी, दुनिया में बहरान था, वो भी बताना पड़ेगा ना साथ। तो कैसा अब हमारे मुल्क की आवाम के पास क्या ऑप्शंस हैं? जो इस हुकूमत से नाला लोग थे, उनको एक उम्मीद पैदा हुई थी जब इस हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने के बाद पीडीएम बनी, अपोजिशन जमातें मुत्तहिद हुई और उन्होंने उस आवाम को जो इस हुकूमत के साथ नहीं थे या तंग थे इस आवाम से, इस हुकूमत से, एक उम्मीद उन्हें दिलाई कि ये हुकूमत जाने वाली है। लेकिन आप लोगों की तहरीक भी अभी तक कामयाब नहीं हो सकी, पीडीएम तकसीम हो गई, आप लोग अब अलग अलग अपोजिशन कर रहे हैं, तो फिर आवाम किससे आस लगाएं? आवाम के हिस्से में फिर क्या आया? सिर्फ 2 साल का मजीद सब्र? ये इम्पोर्टेंट है। मैं इस पे आने से पहले आपका 1 मिनट सिर्फ लूंगा। जी जरूर जरूर। और वो ये है कि वो कहते हैं ना कि सुनो तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खल्के खुदा गायब आना क्या। लोगों के हालात पूछ लीजिए, देख लीजिए, रोजगार के हालात देख लीजिए, कारोबार के हालात देख लीजिए, महंगाई देख लीजिए, पूछ लीजिए। आपके स्टूडियो में लड़के जो काम कर रहे हैं, ये जो कैमरों के पीछे खड़े हैं, इनसे पूछ लीजिए कि इनकी जिंदगी में अगर तो 3 सालों में बेहतरी आ गई तो इकॉनमी बेहतर हो गई है, और अगर बेहतरी नहीं आई है तो फिर जो हम कह रहे हैं उसमें कोई सदाकत होगी। इनको बड़े हालात मुश्किल मिले थे, इनको कौन से हालात मुश्किल मिले थे? मुश्किल हालात तो वो थे जब दहशतगर्दी और मुझ पे थी, और उस वक्त हमने इतने कर्जे नहीं लिए थे, और इन्होंने जितने कर्जे लिए हैं कहते हमने कर्जे अदा किए हैं। अगर अदा किए हैं तो फिर कुछ कम हुए होते ना, या फिर कम से कम इतने बड़े ना होते। हमारे दोनों अखबार में मिला के कहते थे 1400 अरब के, कभी 1200 अरब के कर्जे लिए, आपने अपने दौर में 1500 के ले लिए। तो चलो भाई, उसमें कोई 10,000 के कम भी हो गए होते ना, वो 5,000 ही कम हो गए होते, वो तो बढ़ते चले जा रहे हैं। लिहाजा अपनी जगह खान साहब का अलमिया ये है कि इन्होंने इतने दावे किए जो वापसी पर हकीकत थे नहीं, जो पॉसिबल नहीं था। मसलन ये कहते थे खड़े होकर स्टेजों पे, आप याद कीजिए, आपके पास वो फुटेज मौजूद है, चलाइए, कहते थे कि बिजली बड़ी महंगी है इनके दौर में, और हम आएंगे तो हम बिजली के ऊपर टैक्स खत्म कर देंगे और बिजली सस्ती कर देंगे। बिल्कुल। ये कहते थे कि जी पेट्रोलियम लेवी बहुत ज्यादा लगी हुई है, पेट्रोल बहुत महंगा है, उसकी वजह से महंगाई बढ़ी है, हम आएंगे तो हम पेट्रोल टैक्स खत्म। ये असद उमर साहब कहते, ये इमरान खान साहब कहते, खुद जलसों में खड़े होकर जब वोट मांग रहे थे। इसी तरह ये कहते थे कि जी हम गैस, पाकिस्तान की अपनी गैस है, इसके ऊपर इतना टैक्स है, ये हम टैक्स खत्म कर देंगे, गैस सस्ती कर देंगे, चीजें सस्ती हो जाएंगी। ये कहते थे कि हम पाकिस्तान के अंदर आम आदमी के ऊपर टैक्स की शरह कम कर देंगे। जब से ये आए हैं टैक्स की शरह बढ़ती जा रही है, बिजली बढ़ती जा रही है, गैस बढ़ती जा रही है, तेल बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। अब ये पूछिए कि जी हम क्या करते? हम ये करते कि जो हम 2008 में आके हमने किया 2018 तक, जब हम हेल्म ऑफ अफेयर्स में बैठे थे तो हमने डिलीवर करके दिया। खान साहब आज भी ये फंसे हुए किस मामले में है? फंसे हुए इस मामले में है कि इन्होंने नारे इतने मारे थे, दावे इतने किए थे जो कि पॉसिबल वो फुलफिल हो सकते, लिहाजा आज इनका ये हालत खराब है। और हम तो दुआ करें ये इकोनॉमी को बेहतर करें, ये अल्लाह करे इकोनॉमी इनके हाथों और मजीद खराब ना हो। इसका आलम ये है कि ना तो ये इकोनॉमी ठीक कर पा रहे हैं, ना ये दाखिली हालात, और बहुत बड़े चैलेंजेस आने वाले हैं। ये अफगानिस्तान में होने वाली तब्दीलियों के बाद हमारे चैलेंजेस में इजाफा हो रहा है। अच्छा। वो बहुत खौफनाक सूरत है, उसके बारे में इनका रवैया बड़ा अजीब सा है। फिर आलमी ताकतों को चैलेंज करके अगर आप अपने लोकल क्राउड को या लोकल अपनी आबादी को खुश करना चाहते हैं, खैर साहब अभी इस वक्त तो हुकूमत एक क्लेम कर रही है कि अब मुआशी तौर पर बहुत बेहतरी आ चुकी है, मईशत मुस्तहकम हो रही है। अगर मुख्तसरन आप बता सकें कि अब अगले 2 साल में वाकई आदाद शुमार बेहतरी की जानिब आपको दिखाई दे रहे हैं? नहीं, आदाद शुमार, पहली गुजारिश तो ये है
पहली गुजारिश ये है कि आदाद-ओ-शुमार, ये पहले इन्होंने क्लेम किया कि हम पहली हुकूमत है जिन्होंने ये किया, हालांकि ये बिल्कुल खिलाफ हकीकत बात है। फवाद चौधरी साहब को इतना सफेद झूठ नहीं बोलना चाहिए था, कुछ थोड़ा सा उसको रंगदार कर लेते। उनको पता है, वो उस वक्त हमारे साथ थे और हमारे तर्जुमान थे। हमने पहले साल अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट शाया की, दूसरे साल बुक की सूरत में शाया की, अखबारात में दिया, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल, फिर 5 साल की कम्प्रिहेंसिव हमने अपनी एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट शाया की थी। चैलेंज था और उसमें सिर्फ गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस नहीं थी, उसमें पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस भी थी। वो सारी चीजें हमने दी थी और आज भी वो डॉक्यूमेंट के तौर पर मौजूद है, हुकूमत की लाइब्रेरियों में मौजूद है। और हम कहते हैं चैलेंज से कि आए उसके किसी एक फिगर को चैलेंज करके बताएं। इनके हर फिगर को हम चैलेंज कर रहे हैं। कितना से एक झूठ बोल दो और लोगों को कितना पता चलेगा, कहाँ तक लोग एनालिसिस। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ। हुकूमत की जो 3 साल कारकर्दगी है, ज़ाहिर अपोजिशन जमातें इसमें हुकूमत की किसी भी अचीवमेंट को और इम्प्रूवमेंट को मानने को तैयार नहीं है। और ये इनका कहना है कि ज़ाहिर है हालात मुश्किल से मुश्किल तर आम लोगों के लिए होते जा रहे हैं। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अब जो अफगानिस्तान की तेज़ी से बदलती सूरत हाल है उसके पाकिस्तान की मईशत पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। ब्रेक के बाद सलमान शाह साहब और माहिर मौशियात हमारे साथ मौजूद होंगे, जमील अहमद साहब साबिक सफ़ीर हैं वो हमारे साथ मौजूद होंगे। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अफगानिस्तान का कंट्रोल हासिल करने वाले तालिबान के बर्ताव में तब्दीली मुस्तकिल है या फिर ये वक्ती है, ज़ाहिर आने वाले वक्त में ये पता चलेगा। लेकिन जिस तेज़ी से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कंट्रोल हासिल किया है उसी तेज़ी से अब वो सियासी सरगर्मियाँ भी कर रहे हैं। अफगान तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ये कहते हैं कि अफगानिस्तान के तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ के लिए अब वो चीन और तुर्की की तरफ देख रहे हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा आलमी बरादरी पर अफगानिस्तान पर दबाव डालने के बजाय उसकी मदद करने का कह रहे हैं। रूस भी अफगानिस्तान में अपनी सिफारती सरगर्मियाँ जारी रखे हुए है और लगता है कि आने वाले दिनों में चीन और रूस का अफगानिस्तान में अहम किरदार अदा करने जा रहे हैं। अफगानिस्तान में सियासी इस्तेहकाम में पाकिस्तान का किरदार भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। लेकिन अगर अफगानिस्तान की सूरत हाल में इस्तेहकाम नहीं आया तो पड़ोसी होने की वजह से अफगानिस्तान में आने वाली तब्दीली से पाकिस्तान क्या बराह रास्त मुतासिर होगा। फिर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि मुस्तहकम होने की कोशिशों में मसरूफ़ पाकिस्तानी मईशत पर यह सूरत हाल किस तरह असरअंदाज हो सकती है। और पाकिस्तानी मईशत जिसने माली साल 2020 में 70 सालों की बदतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया था, ये 30 जून 2021 को ख़त्म होने वाली माली साल में कुछ मुस्तहकम होती ज़रूर नज़र आई। तो एक तरफ ये मईशत IMF प्रोग्राम की शराइत के तहत माली डिसिप्लिन और शराइत में बंधी हुई है, तो दूसरी जानिब इसमें गैर मुल्की सरमायाकारी का रुझान बहुत कम नज़र आया है। स्टॉक मार्केट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में सरमायाकारी पिछले कई हफ्तों से काफ़ी कम होती दिखाई दे रही है। सिर्फ जुलाई के महीने के आदाद शुमारी अगर देखें तो पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में कोई बैरूनी सरमायाकारी नहीं आई और जिसकी वजह अफगानिस्तान में जून के महीने से शुरू होने वाले तालिबान की पेशकदमी और इसके पूरे खित्ते पर असरात थे। काबुल पर अफगान तालिबान के कंट्रोल के बाद पाकिस्तान के मालियाती शूबे और कैपिटल मार्केट ने बहुत मनफी रद्द-ए-अमल दिखाया, लेकिन 1-2 दिन में इन शोबों में कुछ बहाली देखी गई है, जिसकी वजह से माहिरीन के नज़दीक काबुल पर किसी खून रेजी के बगैर तालिबान का कब्जा था। माहिरीन मईशत के मुताबिक अभी तक अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर खून रेजी और खाना जंगी ना होना पाकिस्तान और इसकी मईशत के लिए अच्छा है। ताहम पाकिस्तान के मुआशी और मालियाती शोबे सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं ताकि मुस्तकबिल में हालात किस करवट बैठते हैं इसका अंदाज़ा लगाया जा सके। इस पूरी सूरत हाल की मईशत पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, अफगानिस्तान की सूरत हाल के इस पर गुफ्तगू करते हैं डॉक्टर सलमान शाह साहब, माहिर मौशियात हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब साबिक सफ़ीर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सलमान शाह साहब, अफगानिस्तान के हालात के जो पाकिस्तानी मईशत पर असरात मुरतब होंगे उसकी तरफ नज़र आते हैं। इस हुकूमत के भी अभी 3 दिन पहले 3 साल मुकम्मल हो गए। इन 3 सालों में हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं सलमान शाह साहब? जी, आई थिंक कि पाकिस्तान ने बहुत प्रोग्रेस की है पिछले 3 साल में, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी का बिल्कुल दिवालिया हो चुका था और हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा क्राइसिस था कर्ज़ों की वापसी का और तजारती खसारे का और करंट अकाउंट खसारे का, और उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे रिज़र्व्स नहीं थे। तो 3 सालों में हमने उससे बड़ी रिकवरी की है
हमारी रिज़र्व्स भी बहुत बेहतर हो गए हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बेहतर हो रही हैं, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेबिलिटी के बाद ग्रोथ में हम चले गए हैं। IMF प्रोग्राम के जो मुश्किल काम थे वो हमने कर लिए हैं। सो आई थिंक कि प्रोग्रेस तो खासी है। और इसके साथ साथ अब एक जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जो हमारा पूरा खिता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, उससे भी पाकिस्तान के प्रॉस्पेक्ट्स मेरे ख्याल में बड़े बेहतर होंगे, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो अभी चीज़ हुई है, ये इवेंट एक ऐसा इवेंट है जो पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करेगा। और तकरीबन जब मैं इसको कंपेयर करता हूँ दूसरे इस तरह के इवेंट से, तो जैसे बर्लिन की जब वॉल गिरी थी, बर्लिन की दीवार जब गिरी थी, उसके बाद यूरोप पूरा चेंज हो गया। यूरोप में आयरन कर्टन ख़त्म हो गया, यूरोपियन यूनियन बहुत एक्सपेंड कर गया और सियासत से ज़्यादा वहाँ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की तरफ गए। इससे पहले भी एक इस तरह का इवेंट जब वियतनाम की जंग ख़त्म हुई थी, तो अमेरिका जब साइगोन से आया था, तो उसके बाद ईस्ट एशिया जो है उसने भी बहुत तरक्की की थी। आसियान, आपको पता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के जो मुल्कों का आपस में मायदा हुआ था, फ्री ट्रेड का मायदा हुआ था, उससे एक इकोनॉमिक ब्लॉक बना जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त उसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल इकोनॉमिक्स में। तो मेरा ख्याल है कि अब ये जो अफ़गानिस्तान का हुआ है मामला, इसमें एक तो सबसे बड़ी बात है कि तमाम अफ़गान जो धड़े थे वो तंग पड़ गए हैं जंग से, वो जंग नहीं और करना चाहते, वो अमन के लिए जा रहे हैं। इसकी वजह आप देख सकते हैं कि 40 साल की जंगो-जदल के बाद समझ साहब पिछले 4 दिनों में हालात भी बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि अभी आने वाले दिनों में खाना जंगी नहीं होगी और जो दावे तालिबान ने किए हैं वो उन पर पूरा उतरने में किस हद तक कामयाब होंगे? जमील साहब, क्या लगता है आपको, ये ख़वातीन के हुकूक़ की बात तालिबान की जानिब से, दूसरे मुल्कों से बातचीत, फिर ख़ुद अकेले हुकूमत ना बनाने की बात, मिलकर हुकूमत की बात, तो ये तमाम वो दावे जो कर चुके हैं अब तक तालिबान, इसको पूरा करने की कैपेबिलिटी है उनमें? पूरा उतरेंगे जो तवक्कुआत इस वक्त वहाँ के अवाम ने और ख़ित्ते के दीगर ममालिक ने उनसे लगा ली हैं? इस वक्त जो दुनिया अक़वाम में वसवसे और ख़दशे हैं, इस हवाले से जो आपने सवाल किया है, वो बहरहाल उसका बेसिस उसके 96 वाली हुकूमत है तालिबान की, क्योंकि उससे वो सारी अपनी जहन को लगा रहे हैं कि शायद उस किस्म के हालात पैदा हों। लेकिन इसका मवाजना यूं कर लेते हैं और बेहतरी की तरफ किस तरह जा रहे हैं वो इस दफ़ा, और इस दफ़ा वो तालिबान एक बदले हुए तालिबान क्यों है, उसके मैं आपको सियाक़ो सबाक़ के साथ और इंटरनेशनल क़वानीन को सामने रख के आपको बता देता हूँ अगले चंद लम्हों में। 29 फरवरी 2020 से लेकर और उससे पहले जब से दोहा कॉन्फ्रेंस के लिए 2011 में अमेरिका की मदद से दोहा ने ये सेट किया था दोहा ऑफिस तालिबान का, उस वक्त से लेके अब तक, ख़ास तौर पे साइन होने के बाद जब 2020 में साइन हुआ है दोहा एग्रीमेंट, अब तक मनोअन तालिबान ने उस पर अमल दरामद किया। और यही वजह है कि 6,500 अमरीकी फ़ौज वहाँ बैठी हुई है सिटिंग डक की तरह, चारों तरफ तालिबान है, लेकिन उन्हें कुछ किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं पहुँच रही है। और बहुत अब आ जाती हैं कि तालिबान जो बात कह रहे हैं क्या वो पूरा कर सकेंगे? अगर 100% नहीं, तो दुनिया ने नज़र रखी हुई है कि जो दिए हुए मारूजाती और माहौलियाती हालात हैं उसमें किस हद तक वो उस पर कायम रह सकते हैं। मैं समझता हूँ कि कायम रहने की वो पूरी कोशिश करेंगे और रहेंगे। क्यों? कि उन्होंने अब तक इंटरनेशनल क़वानीन की, जिसमें यूनाइटेड नेशन चैप्टर, जिसमें कि यूनाइटेड नेशन के चार्टर का चैप्टर 1, चैप्टर 5वां, 6ठा, किसी में उन्होंने कोई भी खिलाफ वर्जी नहीं की। और साथ ही अफगानिस्तान ने जितनी ट्रीटी साइन किए हुए हैं, जितनी कन्वेंशन साइन किए हुए हैं, जो हुकूमतें थी पिछले तकरीबन बरस से जब से अफगानिस्तान है, उन्होंने तालिबान ने अब तक उसकी खिलाफ वर्जी न ह्यूमन राइट की है। आपने देखा कि इतना बड़ा एक इनकलाब समझने आ गया। बिल्कुल। और उसमें सिर्फ अभी तक तालिबान ने कोई खिलाफ वर्जी नहीं की, लेकिन पाकिस्तान पर इसके असरात चाहे डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट आना शुरू हो गए। अभी न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को पाकिस्तान का टूर करना था,
तो सलमान शाह साहब अब उन्होंने सिक्योरिटी कंसर्न्स शो कर दिए हैं। पहले एक सिक्योरिटी वफ्द आएगा, वो पूरा जायज़ा लेगा, उसके बाद फिर तय होगा कि होना नहीं होना। इस तरह के आगे भी कंसर्न्स मुख्तलिफ मुल्कों की जानिब से ट्रेड को लेकर भी शो हो सकते हैं। तो पाकिस्तान की ट्रेड या इकॉनमी कहीं आपको सलमान शाह साहब मुतासिर होती दिखाई दे रही है इस अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल से? देखिए, अगर पिछले 4-5 दिन का हम जायज़ा लें तो एक जो एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत ज़्यादा रेफ्यूजीज़ आएंगे पाकिस्तान में, तो उस किस्म की तो कोई बात नहीं हुई। अब तो हमने बॉर्डर्स भी खोल दिए हैं, उससे तजारत भी चल पड़ी है, एक नॉर्मल फ़्लो चल पड़ा है। और जैसे मैं पहले कह रहा था कि अफ़गानिस्तान से अब पाकिस्तान को उस तरह की दहशतगर्दी का भी ख़तरा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में करते थे उनको पुश्तपनाही हासिल थी पुरानी गवर्नमेंट की, जो अब उनको नहीं होगी। और वहाँ पे जो फ़ौरन जो थे लोग वो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो चीज़ इंस्टिगेट करते थे वो अब टूट गया है कनेक्शन। सो आई थिंक पाकिस्तान में फर्दर इतनी ज़्यादा कोई दहशतगर्दी नहीं होगी। हमारे अंदरूने मुल्क कोई स्लीपर सेल इक्का दुक्का होंगे वो कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो आगे ज़्यादातर चलेगा मामला। असल में बात ये है कि अब अफ़गानिस्तान के जो नेबर्स हैं, जिसमें पाकिस्तान है, उस सेंट्रल एशियन नेबर्स हैं, उसमें ईरान है, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन हो, ये सब चाहते हैं कि यहाँ पे तजारत हो, ये सब चाहते हैं कि पूरी जो सियासत और जियो पॉलिटिक्स थी वो अब जियो इकोनॉमिक्स में चले। चीन जो है वो एक बहुत कलीदी रोल प्ले कर रहा है, रशिया ने भी बड़ा पॉजिटिव रोल दिया है, और मेरे ख्याल में अल्टीमेटली अमेरिका भी इसमें एज अ कंपेटिटर आएगा, इकोनॉमिक कंपेटिटर आएगा, और वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और बाकी जो सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं वहाँ से वो एग्जिट नहीं करेगा। पॉलिटिकली तो वो शायद ये दहशतगर्दी और जंग से तो निकल जाएंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स जो है वो अब आगे आएगी। ठीक है, और ये इस बहुत चीन, रशिया, तुर्की सब इस वक्त पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं। लेकिन जमील साहब, जाहिर है कि जिस तरह से भारत स्ट्रेटेजिक अलायंस था अमेरिका का, तो एक उसकी बड़ी इस पूरे मामले में सुबकी हुई है, उसकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी डूबी है। तो इस पूरे सिनेरियो में अब भारत का आप क्या रोल देख रहे हैं? अभी तक तो उसकी नाकामी पूरी दुनिया के सामने है, आगे कुछ और प्लान अशरफ गनी के साथ मिलके या कुछ और ताकतों के साथ मिलके अफगानिस्तान और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए कर सकता है? आपने बहुत कलीदी सवाल किया है। मैं डिस्टेबलाइज करने की पूरी कोशिश भारत करेगा, इसलिए कि भारत अकेला नहीं है। नेक्सस देखें, भारत, यूएस और इजराइल, और इसका जो अगर आप फर्दर दूसरे पस मंज़र में चले जाएं तो G7 को देख लें, जिसमें कि चाइना के लिए उन्होंने किस तरह एक सफ़बंदी की कि चाइना को एक कंटेनमेंट क्या किया जाएगा। और इससे आगे चले जाएं तो स्प्रिंग ऑफ पर्ल्स और स्प्रिंग ऑफ अलायंस की बात कर लें, जो सफ़बंदी इस इलाके में हुई है। सारी सफ़बंदी क्यों ही हुई है? इसलिए हुई है कि वो इंडिया को काउंटरवेट के तौर पर वो उन्होंने खड़ा किया है चाइना के खिलाफ। और असल मामला क्या है, किस वजह से ट्रंप ने बयान दिया और जो बाइडन बयान दे रहा है, वो इसलिए बयान दे रहा है कि चाइना की कंटेनमेंट करनी है। अगर चाइना, जो कि 2010 से दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है और 2013 से मैन्युफैक्चरिंग और 2013 से दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेडिंग कुव्वत है, $17 ट्रिलियन की उनकी जो है वो इकोनॉमी है, ये सारी चीज़ों को अमेरिका को इसका इदराक नहीं है। अमेरिका यकीनन उसने अनाउंस किया है, कुछ छुप के नहीं, सामने अनाउंस किया है और अपने अलाइज को साथ लेके चल रहा है। वो इस मामले में स्पॉइलर का किरदार चाइना के लिए करेगा, और जब चाइना के लिए करेगा तो पाकिस्तान उसकी जद में खुद ब खुद आ जाता है। तो भारत तो जाहिर है चुप नहीं बैठेगा। बिल्कुल, तो भारत जाहिर है, भारत, इस्राइल और अमेरिका का नेक्सस सबके सामने है, जो कि किसी भी वक्त कुछ भी करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जमील अहमद खान साहब, सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। दोनों नाज़रीन आपने देखी। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।